नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं उसमें हम भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक के जो पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा वो भारत के संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, और आज हम शुरू कर रहे हैं भारत की गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टे होम एंड कीप स्टडी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए स्टडी विद राहुल के साथ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। तो दोस्तों, 1 जनवरी सन 2015 से पहले जो नीति आयोग था वो पूर्व में योजना आयोग के रूप से नाम से कार्यरत था, जिसकी स्थापना सन 1950 में की गई थी। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इसके गठन का जो सुझाव होता है वो केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा इसका गठन किया जाता है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, जो इसका गठन किसी अधिनियम के द्वारा नहीं होता है। तो दोस्तों, गैर संवैधानिक संस्थाओं से मतलब है कि जिसका संविधान में कोई उल्लेख ना किया गया हो, इसे आवश्यकता अनुसार इस संस्था का गठन किया गया हो। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। थिंक टैंक मतलब कि ये भारत सरकार के जो योजनाएं हैं प्रगति के लिए, जो भारत निर्माण के लिए जो योजनाओं को क्रियान्वयन करना है, इनका निर्माण का कार्य नीति आयोग द्वारा किया जाता है। यह भारत की राज्य सरकारों के लिए नीति निर्माण का कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि ये भारत निर्माण के लिए नीतियों का निर्माण करता है, तो भारत निर्माण में भारत के सभी राज्य भी शामिल हो जाते हैं। तो उन राज्यों के विकास के लिए भी जो नीतियों का निर्माण करने का कार्य होता है वो नीति आयोग का होता है। नीति आयोग विशेषज्ञ व्यक्तियों का एक समूह होता है, जिन्हें सरकार द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक विषयों में नीतियों के निर्माण का अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे नीति आयोग की परिभाषा पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि नीति आयोग एक विशेष व्यक्तियों का समूह है, जिसके द्वारा जो कि सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, इसके निर्माण के लिए जो नीतियाँ तैयार करने का जो अधिकार है वो इन विशेषज्ञों को दिया गया है। संरचना और संगठन। तो दोस्तों, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार की है और किस प्रकार का ये संगठन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसमें होता है अध्यक्ष, जो होता है पदेन प्रधानमंत्री। पदेन प्रधानमंत्री से तात्पर्य होता है कि जो तात्कालिक प्रधानमंत्री होता है या वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है वही इस आयोग का अध्यक्ष होता है। जैसे कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसके अध्यक्ष भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। संचालन परिषद। तो संचालन परिषद मतलब जो इसको क्रियान्वित करने का जो कार्य है वो सभी राज्यों एवं विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मतलब कि जो सभी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधायिका है, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, तो उनके मुख्यमंत्री तथा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन एक से अधिक राज्यों अथवा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जब एक या एक से अधिक राज्य क्षेत्रों को कोई सी जो प्रभावित करने वाले मुद्दे होते हैं तो उनके सॉल्यूशन के लिए जो नीतियों का निर्माण किया जाता है उसका कार्य भी क्षेत्रीय परिषद द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल निश्चित होता है। तो दोस्तों, इसका कार्यकाल फिक्स होता है, एक निश्चित समय के लिए इसका कार्यकाल होता है। और दोस्तों, जो क्षेत्रीय परिषद है उसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, और इसमें राज्यों के जो राज्य इसमें शामिल है उनके मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके उपराज्यपाल इसमें शामिल किए जाते हैं। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों,
जैसे कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है तो इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, परंतु जब प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता के लिए उपस्थित नहीं होते तो वो किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं या चिन्हित करते हैं, वो व्यक्ति फिर इनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले विशेष या पेशेवर व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो विशिष्ट व्यक्ति जो इनको आमंत्रित किया जाता है वो इस संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं या उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। पूर्णकालिक ढांचा। तो पूर्णकालिक ढांचा मतलब इसमें प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष पद के अतिरिक्त भी कुछ और सदस्य होते हैं, तो उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। तो जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और उसको कैबिनेट मंत्री के समान ही दर्जा प्राप्त होता है। सदस्य पूर्णकालिक होते हैं जो राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। अर्थात दोस्तों, जो इसके सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक यानी पूरे एक कार्यकाल के लिए होते हैं और उनको भी राज्य मंत्री के समान दर्जा प्रदान किया जाता है। आंशिक सदस्य अधिकतम 2 सदस्य जो अग्रणी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं से होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो उनका सेंट्रल कैबिनेट होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, उसमें से प्रधानमंत्री किन्हीं 4 सदस्यों को नामित करते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होता है। तो दोस्तों, जो नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाता है तथा उसे जो भारत सरकार में सचिव होता है उसी के पद के बराबर उसको दर्जा प्राप्त होता है। एक सचिवालय यदि आवश्यक हो तो दोस्तों इसमें एक सचिवालय भी होता है। अगर आवश्यकता हुई तो सचिवालय का निर्माण किया जाता है। तो उद्देश्य दोस्तों, ये उद्देश्य है जो कि हमें मुख्य परीक्षा में लिखने में काम आते हैं, तो हमें इसे सीधा पढ़ लेते हैं। तो यह मानते हुए कि एक मजबूत राज्य की एक मजबूत राष्ट्र बनाता है, संगीत सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। अर्थात दोस्तों कि जब राज्य मजबूत रहेगा तो एक देश मजबूत बनेगा और इसी अवधारणा के साथ में ये नीतियों का निर्माण का कार्य करता है। ग्रामीण स्तर पर विभिन्न योजनाओं के लिए विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इसे उत्तरोत्तर विकसित करना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ शामिल की गई है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। अर्थात दोस्तों, जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उन्हें लाभ पहुंचाने का उद्देश्य से इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नैतिक अनुसंधानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अर्थात दोस्तों कि जब राष्ट्रीय स्तर की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, जिसमें शिक्षा हो या जो अनुसंधान संस्थाएं हो, उनकी जो भागीदारी को प्रोत्साहित करने का कार्य भी नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली होता है। विकास एजेंडा के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। राज्यों के कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने पर शोध का केंद्र बनने एवं सतत तथा न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद राहुल में और अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।